तो पहली चीज तो मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो एमपीएससी के सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। तो एमपीएससी का जो वैकेंसी आया है टोटल 250 मार्क्स के हैं, जिसमें आपका 200 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा और बाकी जो 50 मार्क्स है ये आपके इंटरव्यू पे होंगे। अब मेरे ख्याल से सबको तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर 200 में से मान लो किसी स्टूडेंट्स को 150 है, ठीक, और उसके बाद बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको 100 से कम है, तो मान लो जो 100 के बाद वाले स्टूडेंट मतलब 100 से कम वाले स्टूडेंट है, अगर वो इंटरव्यू क्रैक भी कर देते हैं, मान लो 150 में से जैसे 10 वैकेंसी है और ऑलरेडी 150 के ऊपर वाले जो स्टूडेंट है उनका मार्क्स 150 प्लस है जितनी वैकेंसी है। अब अगर ये 100 वाला इंटरव्यू में 50 मार्क्स भी लेके आ जाता है तब भी वो 150 को टच नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब 100 से जो कम वाले बच्चे रहेंगे वो अपने आप निकल जाएंगे, तो इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। या हो सकता है सबको बुलाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी उनका रहेगा वो इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले। अब अगर मैं बात करूं 200 मार्क्स में, ये आपका सिर्फ 1 आवर का पेपर है। अब 200 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस हैं, तो आपको 100 क्वेश्चंस 1 आवर में करने। इसका मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने। तो मेरे ख्याल से पर क्वेश्चन में आपको 38 सेकेंड मिल रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 38 सेकेंड देने वाला हूं, ठीक। अब वो 38 सेकेंड के अंदर आपको हर क्वेश्चन ट्राई करने, क्योंकि जब आप पेपर में रहोगे तो आपको सिर्फ 38 सेकेंड मिलने वाले हैं, ठीक। तो रेडी आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सब एक बार रेडी कर देंगे तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था जिसमें आपको सॉल्व करके उसके आंसर निकालने की बहुत ट्रिकी दिया होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको आंसर पता है तब तो आपके विद इन 10 सेकेंड आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप पूरे क्वेश्चंस भी कर लोगे तब भी आपके आंसर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जूम कर रहा हूं, एक बार सब रेडी कर दो फिर क्वेश्चन को जूम करता हूं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं इसको जूम कर देता हूं और सभी को इस क्वेश्चन को सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम हो चुका है। सर अश्वत्थामा 2.0 का ऑफर कब तक है? ठीक है, तो आज तक के लिए रहेगा वो, सिर्फ गुरु पूर्णिमा का ऑफर है, ठीक। उसके बाद कल से आपको ऑफर नहीं मिलेंगे वो। चलो ऑप्शन नंबर 1 कालेश्वरी का ऑप्शन नंबर 1, रीनू का ऑप्शन नंबर 1। तो इतने टाइम आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो यही आपको प्रेशर एग्जाम में भी रहने वाले हैं कि आपके सामने क्वेश्चन होंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है। पहली बात तो ये, जब भी आप पेपर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो पेपर में, आपको ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि क्वेश्चन में सिर्फ 38 सेकेंड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही 38 सेकेंड चले जाएंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि कम से कम हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आपको सारे क्वेश्चंस को देने हैं। अगर वो इजी क्वेश्चन है तो 45 सेकेंड से कम में आ जाएगा, लेकिन अगर सारे ऑप्शन अगर आपको चेक करने तो आपके 1 मिनट तक, मैक्सिमम 1 मिनट तक लग सकते हैं। 1 मिनट से ज्यादा आपके किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है और वैकेंसी कम है। तो आपको टारगेट लेके चलना होगा कि आपके कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और जितना कम आप लोग रॉन्ग कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। अब देखो, जब फर्स्ट टाइम आपके सामने पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व लैपलास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब हम लोग लैपलास इक्वेशन सॉल्व करते इन 2 वेरिएबल में, तो हम लोग जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास कि जो भी फंक्शन है हमारे पास जिसमें
टी के भी फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्स के फंक्शन को अलग कर देंगे और जो भी हमारा टी वाला फंक्शन होगा उसको अलग कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि गेस करते हैं सॉल्यूशन कि वो सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं करते, जब भी हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सबसे पहला स्टेप होता है कि एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन को मैं रिटर्न कर सकूं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक एक्स का फंक्शन और एक टी का फंक्शन, इच डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल वेरिएबल, जो कि दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सिंगल वेरिएबल। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम लोग किसी भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है सबको ये? बाकी ये सब सारी चीजें बाद में होती है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है। क्लियर है सबको? नहीं, वो सॉल्व करते समय वो छोटा हो जाएगा, बाद में उसको जूम कर सकते हैं, लेकिन जब लिखना होगा ना तो वो अपने आप को कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। आपको ये क्वेश्चन को भी, अब मैं हर क्वेश्चन को 45 सेकेंड में, 45 सेकेंड दे रहा हूं, 45 सेकेंड के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो टाइमर लगा देता हूं, 45 सेकेंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये एमपीएससी का पेपर ना आपके बाकी एग्जाम्स के जैसा हो गया है। जैसे हम लोग बाकी सब पेपर देखते हैं, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का, कि उसमें आपको स्पीड आपका मैटर करता है और दूसरी चीज आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम था तो कंपटीशन कम था, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमपीएससी जैसे इतने हाई लेवल एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर दोगे, जो अभी 25 अगस्त को होगा, उसमें कंपटीशन अपने आप हाई हो जाएगा, क्योंकि सभी को आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं आएंगे। ठीक, तो 45 सेकेंड हो चुके हैं। अब देखो, विद इन सेकेंड आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है। जब भी आप क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले माइंड में आपके आना चाहिए कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है ऑन एंड इनसाइड द क्लोज एफ अटेन मैक्सिमम। जब भी आपके सामने ये मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी रीजन पे, उसके बाउंड्री पे, तो वो हमेशा, अगर एक नॉन कांस्टेंट है तो वो हमेशा अपने मैक्सिमम को बाउंड्री पे अटेन करेगा। इन केस अगर वो किसी इंटीरियर पॉइंट पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, इसका मतलब पूरे डोमेन पे मेरा फंक्शन कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होता है। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है, सेम फंक्शन एनालिटिक है हमारे रीजन पे और उसके बाउंड्री पे, प्लस किसी भी पॉइंट पे मेरा फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन होता है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल में, कि फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए हर एक इंटीरियर पॉइंट पे। तो अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो वो हमेशा अपने मैक्सिमम को बाउंड्री पे अटेन करेगा। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू, मतलब अगर फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट नहीं है, सॉरी क्या बोलता हूँ, अगर फंक्शन इंटीरियर पॉइंट पे अटेन कर रहा है अपने मिनिमम को, तो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट है। क्योंकि नॉन कांस्टेंट के लिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, वो हमेशा बाउंड्री पे मैक्सिमम को अटेन करेगा। तो सिंपल, आपको अगर थ्योरम पता है तो आप सारे ऑप्शन को देखोगे नहीं, सीधे आप क्या करोगे, कांस्टेंट ऑप्शन को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में कह दिया है कि जो एफ ऑफ जेड का मॉडुलस है वो अटेन कर रहा है अपने मैक्सिमम को एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इंटीरियर पॉइंट है। मतलब किसी पॉइंट के अराउंड अगर मैं 2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो उसके इंटीरियर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, एनालिट, मतलब मैक्सिमम को अटेन कर रहा है। ठीक, क्लियर है सबको ये? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। तो आपको बोलते हैं ना, विद इन सेकेंड आपको वो थ्योरम क्लिक होना चाहिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को 15 टू 30 सेकेंड के अंदर कर सको। हालांकि पेपर में आपके पास इतने टाइम नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है कि ऑप्शन कुछ और होता है, तो इसीलिए आपको ऊपर ही ऊपर एक बार सारे ऑप्शन को देखना है। आपको ये तो क्लिक हो जाएगा 50 सेकेंड में इसका कांस्टेंट होगा, बट फिर भी आपको 50 सेकेंड में सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है।
क्लियर है सबको ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल? क्वेश्चन क्लियर है तो सभी एक बार यस कर दो। कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन कभी भी अपने मैक्सिमम को इंटीरियर पॉइंट पे अटेन नहीं करेगा, और अगर इंटीरियर को अटेन मतलब इंटीरियर पे अटेन करता है मैक्सिमम, तो मेरा फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। एक बार सभी यस कर देंगे अगर सबको आवाज आ रही है तो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी। देखो ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। बस ये है कि पेपर के टाइम पे आपका जो प्रेशर होगा वो आपको झेलना है। क्योंकि सारे टाइम ना क्वेश्चंस को रीड करने में जा रहे थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप लोग देख सकते हो, डायरेक्ट थ्योरी पूरा क्वेश्चन पेपर दिया गया था। चलो ठीक है, तो टाइमर हो चुका है 50 सेकेंड। इतना टाइम आपको नहीं देना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको इतना टाइम नहीं देना है। चलो तो 1 मिनट हो गए। अब देखो, तीन चीजें होती है हमारे पास। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, और एक होता है एनालिटिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक, और इस मैट्रिक्स का यूज करके मैं a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 निकालूंगा। यहां से जो इक्वेशन आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। उसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, मान लो इस जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी फैक्टर है, ठीक, सारे मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, जैसे मान लो एक्स माइनस अल्फा वन का कुछ बीटा वन पावर, एक्स माइनस अल्फा टू का कुछ बीटा टू पावर, सॉल्व अप टू एक्स माइनस अल्फा के बीटा की, तो मैं उसका वो सारे फैक्टर ले लूंगा। एक्स माइनस अल्फा वन बीटा वन डैश, एक्स माइनस अल्फा टू बीटा टू डैश, सॉल्व अप टू एक्स माइनस अल्फा के बीटा के डैश, ठीक। सच दैट कि अगर मैं सबको ए से रिप्लेस कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 0 आना चाहिए, और ये सबसे लोवेस्ट डिग्री का होगा। सच दैट कि 0 मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, सबसे स्मॉलेस्ट मोनिक एनालिटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वो फैक्टर ले लो जो क्या करेगा, मैट्रिक्स को पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। मतलब एनालिटिक पॉलिनोमियल हो बट उसके सारे फैक्टर कहां से आने चाहिए? अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से होनी चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जितने भी डिस्टिंक्ट फैक्टर है वो सारे के सारे मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर आने चाहिए। एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये इसका मैट्रिक्स से लेना देना नहीं होता कि एक मैट्रिक्स से ही हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, अगर मैं उसमें ए रिप्लेस कर दूं और आंसर 0 आ जाए, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करता हूं, मतलब पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो कह रहा है इट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विथ ऑल रूट्स बीइंग आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पास होता है कि जितने भी आइगन वैल्यू है वो सारे के सारे रूट होते हैं, ठीक। इट और ये मिनिमल पॉलिनोमियल के पास भी है। मिनिमल पॉलिनोमियल के पास जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे के सारे आइगन वैल्यू होते हैं, बट एनालिटिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो इसमें क्या होगा? इट मस्ट ऑलवेज ओनली रियल कोएफिशिएंट, तो ऐसा ये भी कोई नहीं है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। इट इज एनी पॉलिनोमियल व्हेन इवैल्यूएटेड, ऐसा कुछ ना, आइडेंटिटी का कुछ थ्योरम ही नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा साइलो थ्योरम से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और 56 का फैक्टर भी सबको याद होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। 40 सेकेंड आपको लगाना है क्वेश्चन में। और आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक उसी तरीके से जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके लिए सेम प्रेशर होने वाला है। फोर्टी फाइव सेकेंड हो गए। तो अब देखो, जितने स्टेप आप लोग कम कर सकते हो उसमें उतना कम करो। हमें पता है कि 56 है, ठीक। तो सबसे पहले तो 56 का मैं फैक्टर लिख दूंगा। 56 का फैक्टर होता है 2 का क्यूब इंटू 7, ठीक। तो एक आपके पास 1 प्लस 2 के ये डिवाइड करना चाहिए 7 को, और दूसरा 1 प्लस 7 के डिवाइड करना चाहिए 8 का। तो मैं अगर के को 3 पुट कर दूंगा, ठीक, तो 7 7 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पास हो सकता है 1 हो, या इसके पास हो सकता है टोटल 7 साइलो सब ग्रुप हो सकते हैं ऑर्डर 8 के। ठीक इसी तरीके से 1 प्लस 7 के इसके पास भी दो ऑप्शन है, 1 और 8। मतलब इसके पास जो 2 SSG है, मतलब 8 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे वो 1 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास 7 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, 7 SSG, वो भी 1 या 8 हो सकता है। अगर ये यूनिक वाला ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया होता कि जिसके पास सिर्फ यूनिक है, तो हम लोग इसके नॉर्मल के बारे में कुछ कह सकते थे। तो जहां पे भी नॉर्मल वाला कंडीशन है कि 7 ऑर्डर के सारे नॉर्मल होंगे, इसको रॉन्ग कर दो। देयर एग्जिस्ट यूनिक, मतलब वही बात कर रहा है, तो रॉन्ग। देयर एग्जिस्ट नॉर्मल, तो ये रॉन्ग। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कि देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इन अ जी। अब वो कितने होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी अपने पास कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस की बात हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कहने के लिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कितना भी कम टाइम लगाओ, उस टाइम पे क्रॉस वेरीफाई, डर होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, तो आपको कम से कम 45 सेकेंड से 1 मिनट लग ही जाएंगे क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे, वो तो ठीक है, प्लस आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे तो भी चलेगा, बट आपको क्वेश्चन राइट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपके 15 टू 20 सेकेंड में आ सकते हैं। इसको ट्राई करेंगे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। कालेश्वरी का आंसर आया 2। सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ते ही समझ में आ गया कि रैंक नलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहते हैं, पहले दिया क्या क्या वो शॉर्ट में देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हमें ये दिया है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R/4 से लेके 4 तक। डायमेंशन दिया है इमेज टी का,
और रैंक के बारे में पूछा है तो सिंपल रैंक नलिटी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जो डायमेंशन ऑफ, अगर टी मेरे पास v से w तक जा रहा है तो जो डायमेंशन ऑफ v होगा वो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि कर्नल टी के पॉसिबल डायमेंशन क्या होंगे, तो नलिटी ऑफ टी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ v माइनस नलिटी ऑफ टी। हालांकि आपको पेन का यूज पेपर में नहीं करना है, पेपर में आपको डायरेक्ट ही करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग पेन का यूज कर रहे तो आपको याद रखना आपके टाइम वेस्ट होंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसी में डायरेक्ट टिक करना, और सारे 100 के 100 क्वेश्चन बिना पेन के यूज किए आप लोग निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ v कितना है अपने पास, डायमेंशन ऑफ v r/4 तक जा रहे हैं तो 4। और अगर मैं रैंक ऑफ t की बात करूं तो रैंक ऑफ t मतलब डायमेंशन ऑफ इमेज t को ही हम लोग रैंक ऑफ t कहते हैं, तो ये मेरे पास 2, यानी कि दोनों के दोनों 2 आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों 2 सिर्फ 3 ऑप्शन में। रैंक मतलब इमेज टी का डायमेंशन जो कि ऑप्शन में ही दिया था, तो ये मेरे ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गए थे, बचा था सेकंड और थर्ड। और बाय रैंक नलिटी थ्योरम कि कर्नल टी वैसे एटमोस्ट में एग्जैक्ट पता चल रहा है तो सीधे सीधे बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग और थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाए। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पेन की यूज नहीं करनी है। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट देख के क्वेश्चंस को दे सकते हो। और ये सारे पेपर के क्वेश्चंस हैं जो अभी एमपीएससी में हुए थे। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आपको जॉब दे सकता है, ठीक। जैसे सीएसआई या नेट में हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें पढ़ते समय बहुत सारी चीज बेसिक चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारे पास आने वाले ही नहीं है। लेकिन ऐसे एग्जाम्स में भी, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आपको ये टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। Which condition must be satisfied for a bilinear transformation conformal in a complex analysis? चलो सभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम हो चुका है, जल्दी, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट ले रहे हो तो मान के चलो आपके 60 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, और कम वैकेंसी है तो 60 क्वेश्चंस में आपका सिलेक्शन की बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रॉन्ग भी होंगे। चलो ठीक है, तो 1 मिनट हो गए। देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कन्फर्मल मैपिंग का डेफिनेशन। कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है, मान लो किसी डोमेन में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसी डोमेन पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एनालिटिक है और मैंने एक पॉइंट उठा लिया z0। अब मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग कब होगा, पहला कंडीशन तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, ठीक। और z0 उस डोमेन को बिलोंग कर रहा है। और दूसरी बात, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो z0 पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। बस यही कंडीशन से पूछा है कि द फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो तो रॉन्ग, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो। तो देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि 15 से 20 सेकेंड में आपको सिर्फ डेफिनेशन चेक करना है। रीड भी आप लोग ऊपर ही ऊपर कर सकते हो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो। हाँ, तो सीधे सीधे आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक। चलो तो हाँ, तो ये आप लोग गुरु पूर्णिमा का ऑफर सुपर 30 बैच, जो कि आपको 4000 से सिर्फ 2500 में मिल रहा है। मतलब आज अगर आप लोग यूज करते हो कोड गुरु तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी जाके आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो ये स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए गुरु पूर्णिमा का सुपर 30 बैच, अगर आप लोग सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसी के साथ अश्वत्थामा बैच जो है 2.0 का, वो 7000 ना होके आपको सिर्फ 6000 में मिलेगा, अगर आप लोग गुरु यूज कोड का यूज करते हो। और ये
ऑफर आपका 31 जुलाई तक है, और ये अच्छा 29, 30 और 31 अभी तक किसी ने पूछा था शायद कि ऑफर कब तक रहेगा, तो ये ऑफर आपका 31 जुलाई तक रहने वाला है। तो आप लोग 31 जुलाई तक इस ऑफर को कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुना 1.0 बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो गेट का, तो ये भी आप लोग एनरोल इसके लिए कर सकते हो, ठीक। और अगर आप लोग सेट के लिए सेट ब्रेकर टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो जिसमें आपको जस्ट 199 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी। टाइम हो चुका है 45 सेकेंड। चलो, तो 1 मिनट्स हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दो। इसमें कह रहा है आर एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, आई एक आइडियल है, और कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब मैं रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लूं, या तो वो आइडियल के पास होगा, और आइडियल के पास नहीं है तो इसका मतलब वो यूनिट है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आई लिख रहा हूं तो आई का मतलब होता है 0 + i, ठीक। तो इसका मतलब या तो एलिमेंट आई को बिलोंग कर रहे हैं, या तो एलिमेंट क्या है, यूनिट है। इसका मतलब अगर मेरा एलिमेंट नॉन जीरो है, आई मतलब जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूनिट है। और अगर किसी आइडियल कोई भी आर का एलिमेंट, ठीक, कि अगर मैं उसको आर के एलिमेंट को ले रहा हूं, रिंग का एलिमेंट, अगर वो क्वोशंट रिंग पे आर इज ए यूनिट मॉड्यूलो 1 का मतलब ये है कि अगर मैं एक क्वोशंट रिंग बनाऊं तो इस क्वोशंट रिंग के कोई भी एलिमेंट ले लूं तो आर या तो आई को बिलोंग कर रहे हैं, या तो आर जो है ये मेरे पास यूनिट है, यूनिट मॉड्यूलो एन है। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वोशंट रिंग के अंदर इसके हर एलिमेंट क्या है, यूनिट है। अब क्वोशंट रिंग के अंदर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट अगर हमारे पास यूनिट आता है तो ये किसका डेफिनेशन है कि आर बाय आई जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फील्ड। और कोई भी आर बाय आई फील्ड तब होता है जब आई मेरे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल आ जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएंगे। क्लियर है सबको। वैसे भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था कि आर इज ए यूनिट, यूनिट की बात कर रहे हैं, और आर बिलोंग्स टू आई मतलब या तो जीरो होगा, लेकिन अगर नॉन जीरो है, अब हम लोग कोशेंट ना, कोसेट के अंदर जीरो को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक। क्लियर है सबको। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकते हैं, और पेपर में अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 45 सेकेंड है आपके पास।
ऑप्शन नंबर थर्ड 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 सेकेंड सेकेंड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y डबल डैश माइनस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई ई रेस टू टू एक्स है। तो कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल मेथड होगा फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, तो अब देखो जब भी आपके पास इस टाइप के आते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस पार्ट में देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का तो यूज करते हैं जब हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल ले, और उस सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करते हैं इन जनरल सॉल्यूशन। बट मोस्ट सुटेबल मेथड जो होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं, ये तो जल्दी यूज नहीं करते, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ये भी नहीं करेंगे, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट यूजिंग द पॉलिनोमियल टाइम्स ई रेज़ टू एक्स, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट आ जाएगा। तो जो अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट होता है यूजिंग पॉलिनोमियल टाइम्स, तो ये बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए। चलो, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, सबको आना चाहिए इसका आंसर, 12th लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर 12th के स्टूडेंट्स को भी दिया जाए तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सी और कृष्णा का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं देना है। सिंपल सी बात है, आपको कह रहा है कि फंक्शन मोनोटोनिक है, जब भी मोनोटोनिक की बात करेंगे इसका मतलब फंक्शन बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। ठीक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। अब इसमें कहीं पे भी नहीं बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे या तो मेरा फंक्शन ग्रेटर देन होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई से ग्रेटर देन होगी। ठीक, जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, या फिर f ऑफ x की वैल्यू लेस देन f ऑफ y होगी व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। मतलब अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वाला केस आ जाएगा, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो ये वाला केस आ जाएगा, कि जैसे जैसे y की वैल्यू मतलब y ग्रेटर देन होगा x से, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी x की वैसे वैसे इमेज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन उसकी इमेज की वैल्यू कम हो रही है, तो उस केस में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें सिर्फ मोनोटोनिक बोला है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना ही यहाँ पे स्ट्रिक्टली और इसके बारे में कहा है, तो जहां पे भी स्ट्रिक्टली वाले ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो सिंपल ऑप्शन को भी देख के आप लोग डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आ जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी। अच्छा, ये तो अभी हम लोग किए थे ना कि assume that the solution can be written as a product of two function each depending on a single variable। इसको क्या हो गया, अच्छा ऐसे क्वेश्चन देखने में सिंपल लगते हैं, बट पेपर में होता ये है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में काफी टाइम चले जाते हैं। आप लोग खाली बस सारे ऑप्शन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके 1 मिनट इसमें ही चले जाएंगे, सिर्फ पढ़ने में, क्वेश्चन को रीड करने में आपका 1 मिनट चले जाते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था वो सबसे पहले स्टार्टिंग में।
हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन वही था। चलो, तो टाइम हो गया इसका। ठीक, किसी का आंसर नहीं आया तो 50 सेकेंड और दे देता हूँ, ट्राई करो सभी। चलो, अब इसमें देखो, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा लेकिन उसकी डिग्री जो रहेगी वो एक या उससे ज्यादा रहेगी, एग्जिबिट करता है एक फीचर दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मतलब एक मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री है, ये अलग होता है किससे? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस फीचर। तो मतलब कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन में से क्या ये मीन्स डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अलग है, डिस्टिंग्विश है किससे? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। इट कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अ सुटेबल सब्सटीट्यूशन। मतलब मैं किसी फर्स्ट ऑर्डर के हायर डिग्री को फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये डिस्क्राइब करता है कि ये दोनों डिस्टिंग्विश है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट आ जाएगा। सेकेंड, इट कैन नॉट बी सॉल्व अनलेस इट इज होमोजीनियस। ऐसा कुछ नहीं है, बिना होमोजीनियस के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले लास्ट ऑप्शन देखो, इट्स जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली वन आर्बिटरी कांस्टेंट एंड हैड एंड नो सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का है तो हो सकता है उसके पास कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट ना हो, ठीक, और उसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये भी नहीं, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? थर्ड ऑप्शन। हाँ, इट मे पजेस मल्टीपल सॉल्यूशन ब्रांचेस। आपको पता होगा कि जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का हायर डिग्री निकालते हैं उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे रहते हैं? हमेशा मल्टीपल ब्रांचेस में रहते हैं, करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के डेरिवेटिव पे अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हम लोग अलग अलग ब्रांचेस निकाल। तो ये वाला ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो रीनू का, सोनाक्षी का, शिवा कृष्ण थर्ड। अब ये जब थेरी वगैरह जो पढ़ते रहेगा उसको पता होगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट माने जाते हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखोगे तो। जिसे सारे सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक मेथड पता है, लेकिन अगर उसने कभी थ्योरी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उससे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब देखो, ये भी क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि आप लोग के पास जो टाइम होता है ना, 1 मिनट तो खाली ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ने में चले जाते हैं, उसको समझने में कि एक्चुअल में लिखा क्या है। चलो, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ट्राई करेंगे। चलो, 1 मिनट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें इतना टाइम देना चाहिए था।
जब भी हम लोग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग मोस्टली किसके थ्रू करते हैं, आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही करते हैं। अगर आपको पता होगा तो इसमें आइगन वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, बाकी किसी में ऑप्शन दिया ही नहीं है। कह रहा है चेक ओनली द कॉन्टिन्यूटी, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसा कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते कर्नल को, ये भी कुछ नहीं करते। कन्वर्ट करते इक्वेशन को वोल्टेरा टाइप नहीं, डायरेक्ट हम लोग फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को यूज करते हैं। एनालाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को ऑफ द इंटीग्रल ऑपरेटर डिफाइंड बाय के एक्स टी। ठीक, तो मेन हमारा सारा रोल होता है जब भी हम लोग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पूरे हमारे आइगन वैल्यू पे ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट आएंगे। तो सोनाक्षी का आंसर 1 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, वैसे देखो ये देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है कि आपको लिमिट्स चेंज नहीं होगा, लिमिट्स चेंज नहीं होगा, नहीं लिमिट वगैरह चेंज नहीं, जरूरत नहीं होती, बिना वोल्टेरा टाइप के कन्वर्ट करें हम लोग फ्रीडम को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर्नल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि इसके बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि 4 ऑप्शन है, तो हो सकता है कि चारों के चारों करेक्ट है, बट उसमें जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा जिसका हम लोग यूज करते हैं वो ऑप्शन देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये भी एक तरीका है, बट जो मोस्ट सूटेबल मेथड होता है वो हम लोग बाय यूजिंग आइगन वैल्यू करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर का कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया है, तो उसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, तो उन मेथड में से सबसे बेटर मेथड, मतलब कोई एक ऐसा कंडीशन लगा देंगे कि इस कंडीशन के लिए इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो हम लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से उसमें बेस्ट मेथड देखेंगे। बाकी सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, फिक्स पॉइंट आइटेशन मेथड है, जैसे अलग अलग मेथड होंगे, तो जो सबसे बेटर मेथड होगा वो हमें ऑप्शन में लिखना है। ये तो सिंपल है, अगर आपको थ्योरम पता है तो बिना क्वेश्चंस को आप लोग आधा अधूरा रीड करके भी इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एसेंस क्या है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। जैसे आपके पास हिन बोरेल थ्योरम आ गया, आप अगर क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा रीड करो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नहीं याद है, अच्छा, ठीक है, चलो तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, बाकी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम या फिर नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, वैसे इसमें नेस्टेड का यूज किया है, तो ये हमारे पास नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। सेट होता है तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम बोलते हैं, और अगर इंटरवल के लिए है तो नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। क्या होता है नेस्टेड का मतलब, कि जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक इंटरवल ले लिया है -1/n से लेके 1/n तक। ठीक, अब अगर मैं इसका I1 ले लूँ तो ये मेरे पास -1 से लेके 1 आ जाएगा, I2 ले लूँ तो ये मेरे पास -12 से लेके हाफ तक आ जाएगा। इसी तरीके से IN ले लूंगा तो -1/n 1/n। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले लूँ तो ये मेरे पास एक सिंगलटन 0 आ जाएगा। अब ये होगा या नहीं, वो वही क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखा जाए तो ये नेस्टेड है, मतलब जो I2 है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, I1 के अंदर। I3 किसके अंदर कंटेन कर रहा है, I2 के अंदर। तो इस तरीके से मतलब एक सीक्वेंस के अंदर जो सबसे पहला सीक्वेंस है, दूसरा उसके अंदर है, तीसरा उसके अंदर है, चौथा उसके अंदर, ये हमारे पास नेस्टेड बन गया। दूसरी चीज,
हर एक सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसके पास भी जीरो बिलोंग कर रहा है, नॉन एम्प्टी, इसके पास भी जीरो बिलोंग कर रहा है, नॉन एम्प्टी, इसके पास भी जीरो बिलोंग कर रहा है, मतलब हर एक के पास। सर चैट लेट जा रहा है, अच्छा। तो इस तरीके से नेस्टेड, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा, जो डायमीटर होगा हमारे पास, वो मतलब जो क्लास का जो लेंथ है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा, जो सबसे बड़ा लेंथ भी है, तो 1/n माइनस 1/n, तो ये मेरे पास 2/n आ जाएगा। तो ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और तीसरी चीज, हर एक हमारे पास क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। और चौथी बात, जिस स्पेस के अंदर आप ले रहे हो वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर आप इन सबका इंटरसेक्शन निकालोगे तो दो केसेस आते हैं। एक कहता है कि नॉन एम्प्टी होंगे, अगर इसमें से आप एक भी कंडीशन हटा दोगे, ठीक, तो हो सकता है कि उसमें से, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कि सेटिस्फाई ना करे। तो अगर सारे सेटिस्फाई करते तो वो कहता है कि नॉन एम्प्टी में भी सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, सिंगलटन होंगे। अगर आपने क्लोज हटा दिया या फिर आपने कंप्लीटनेस हटा दी, तो पहले चेक करते क्या कंप्लीटनेस है, तो यहाँ पे रियल बोला, तो रियल एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। उसके बाद कह रहा है कि हर एक नेस्टेड सीक्वेंस प्रीवियस के अंदर कंटेन कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल अप्रोच कर रही है जीरो को, मतलब सारे कंडीशन हमारे पास दिए हुए हैं। कह रहा है इंटरसेक्शन कंटेन ओपन इंटरवल, रॉन्ग। इंटरसेक्शन कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये तो रॉन्ग। इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। देखो वैसे नॉन एम्प्टी वाला भी देता तब भी करेक्ट होता, क्योंकि इसमें क्लोज के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो इसमें इंटरसेक्शन कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट, अच्छा दिया, क्लोज भी दिया, बाउंडेड भी दिया, हाँ, तो ये हमेशा एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो ये सिंपल जो हमारे पास नेस्टेड इंटरवल थ्योरम है, इसके जितने भी हमारे पास जो भी कंडीशन है सारे दिए इसमें। तो अगर नेस्टेड इंटरवल थ्योरम पता था तो इतने करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इसका ऑप्शन लगा देते इंटरसेक्शन, क्योंकि बाकी के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट है नहीं। देखो ये है आपका 10 सेकेंड का क्वेश्चन, बट ये है कि ऐसे क्वेश्चन से मिस्टेक ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो आप इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए फिर से रीड करते हो। मतलब भले से ये 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, बट फिर भी पेपर के टाइम पे यही क्वेश्चन आपके 30 से 45 सेकेंड के बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे आप क्वेश्चन को सबको चेक करते हो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो है, मतलब हो सकता है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट फील्ड कॉल्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी फाइनाइट फील्ड के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पूरा थ्योरी, जैसे कभी टेक्स्ट बुक खोलोगे कोई तो उसमें स्टार्टिंग में देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसे हम लोग जनरली हटा देते हैं, हम लोग उसको पढ़ते भी नहीं है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन उसको नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये सब पेपर में नहीं आने वाला है, ना नेट में आता है, ना TFR में आता है, ना IT जैम में आता है। तो उन क्वेश्चन को जो हम लोग छोड़ देते थे, वो सारे क्वेश्चन MS सेट में डाल दिए। सर क्लास कितने बजे तक है? 10 बजे तक, कितना हो गया टाइम? ठीक है अभी एंड कर देंगे। कितने क्वेश्चन है अभी, बाप रे बाप, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टोटल 100 क्वेश्चन थे। चलो फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन बताओ, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है 4, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट फील्ड के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं क्या? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज है, एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आना चाहिए, और वो जो n है वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ द फील्ड, ये तो कुछ है ही नहीं, ये मॉड्यूलस वगैरह मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिग्री ऑफ द फील्ड, डिग्री ऑफ फील्ड कब हम लोग यूज करते हैं, डिग्री का वर्ड हम लोग किसी एक्सटेंशन फील्ड के लिए यूज करते हैं, कि f अगर e का एक्सटेंशन है, ठीक, तो f e के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ द फील्ड, जितने एलिमेंट होंगे उसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं उस फील्ड का। ठीक है, तो फिर आज का एंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे देखा जाए, बट इसमें प्रॉब्लम यही है, एक चीज तो ये, आप किसी भी क्वेश्चंस को, आपकी बेसिक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देख के विद इन सेकेंड आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी यहाँ वहां होगा तो एक सिंपल क्वेश्चन जो आप 15 से 20 सेकेंड में कर रहे थे, आप उसे सारा रीड करोगे, आपको डाउट होगा, और वो 15 से 20 सेकेंड का क्वेश्चन आंसर तो आप फिर भी दोगे, लेकिन आपके 1 मिनट चले जाएंगे। दूसरी चीज, जब आप अगर यहाँ टाइम दे रहे हो, तो जब आखिरी के टाइम बचेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, आपने स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन में 1 मिनट, किसी क्वेश्चन में उससे ज्यादा, यहाँ देखने के लिए आसान लग रहा है, पेपर में आपके 1 मिनट कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलते। तो आपके जब स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में जब आपको पता चलेगी कि आपके सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन हुए, 40 से 50 क्वेश्चन हुए, तो अब आपको लगेगा कि हो सकता है 50 क्वेश्चन से बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है। अब उस टाइम पे आप फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। अब वो फटाफट करने के चक्कर में 10-15 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब वहां पे जो आपके सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, हो सकता है कि वो इजी हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चारों ऑप्शंस को पढ़ सको, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जब आप बाद में घर में आओगे तब चेक करोगे या तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बट उस प्रेशर में वो आपके सिंपल क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर बेसिक बहुत अच्छा है तो ऐसे टाइम पे आपका क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे क्वेश्चन से बहुत काम आएंगे। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी गुरु पूर्णिमा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि इसमें से 90% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, टीच कर रहे होंगे। तो सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।